चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास 9 के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं। इसके हमने 6 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 7वां भाग डिस्कस करेंगे और ये 7वां भाग आज के चैप्टर का अंतिम भाग होगा, यानी आज के इस 7वें भाग में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। वैसे मैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातें करूं तो इस चैप्टर में हमने अधिकांश चीजें जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित थी वो पढ़ ली, यानी जो फिजिक्स में मेन जो टॉपिक होता है गुरुत्वाकर्षण का वो हमने पूरा कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी टर्म है, कुछ ऐसे शब्द है जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन से रिलेटिव है, यानी उनसे संबंध रखते हैं, तो हम उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आप एक हेडिंग डालो, दाब तथा प्रणोद, ऐसे लिख लो, प्रणोद तथा दाब। हेडिंग डालो, प्रणोद तथा दाब, प्रणोद तथा दाब। इसमें नीचे से लिखना शुरू करो। मैं कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। कुछ परिभाषा लिखवा रहा हूं, आपको दिख रहा है ये? वेरी गुड। नीचे से शुरू करो, लिखो आप, किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले, किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को प्रणोद कहते हैं। नेट बल को प्रणोद कहते हैं। या करके लिखो, यानी दूसरी परिभाषा ऐसे लिखो, या आगे लिखो, किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कहते हैं। मैंने आपको प्रणोद की 2 परिभाषाएं लिखवाई। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के मैं दाब की परिभाषा लिखवा रहा हूं, लिखो आप, एक लाइन छोड़ के लिखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक, ऐसे लिखना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। परिभाषा लिखी, उसके नीचे लिखो आप, दाब बराबर प्रणोद या बल बटा क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल या दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी दाब की ये फॉर्मूले हैं, दाब की ये सूत्र हैं। देखो आप, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर मैं कंटिन्यू सबको समझा दूंगा। लिखो, वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल, वैज्ञानिक, मैं बोर्ड को लिख रहा हूं, ब्लेस पास्कल, वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान नहीं, सम्मान, मैंने बोर्ड को लिखा है, के सम्मान में दाब के SI में जैसे लिख रहा हूं, ऐसे SI, दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। मात्रक को पास्कल लिखा हुआ अपने आप, मात्रक को पास्कल कहते हैं, तथा पास्कल PA से दर्शाया जाता है। ये मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म लिखवाई है, कुछ डेफिनेशन लिखवाई है। आप इसको 10, 15 या 20 सेकंड में एक बार पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ो, रिवाइज करो, फिर मैं समझा रहा हूं।
आप पढ़ लो इसे, मैं फिर समझा रहा हूं। पढ़ो आप जल्दी जल्दी। पढ़ो, पढ़ लिया? चलो आओ बोर्ड के ऊपर, आओ मैं समझा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है उसकी बिहाफ पर। देखो, आप कभी रेतीले क्षेत्र में गए हो तो यदि भुरभुरी कोई रेत है, यानी उसके ऊपर पांव रखे तो हम थोड़े गहरे धस सकते हैं। आप उस रेत के ऊपर चलना शुरू करोगे तो आपके पांव उसके अंदर धसेंगे, एक ही चीज। अब आप उस रेत के ऊपर लेट जाओ, क्या आप धसोगे? नहीं। जब आप रेत के ऊपर चल रहे हो या सीधे खड़े हो, पांव ऊपर नीचे कर रहे हो, तो आप उसके अंदर धस रहे हो, थोड़े बहुत पांव आपके अंदर जाएंगे। लेकिन जब आप स्वयं उसी रेत के ऊपर लेटते हो या सोते हो, तो आप उसके अंदर धसते नहीं हो। इसका रीजन है ये प्रणोद या ये दाब। ये प्रणोद ये दाब, मतलब मैं समझा रहा हूं, मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखाई, परिभाषा लिखाई प्रणोद की। वैसे वास्तविकता में मैं मेरे एंगल से देखूं तो प्रणोद और दाब लगभग एक ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। भले आप प्रणोद बोलो या भले दाब बोलो, लेकिन कुछ बेसिकली यूनिट में थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है, थोड़ा बहुत चेंजेबल होता है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें इसे अलग पढ़ना पड़ता है। मैंने प्रणोद में आपको क्या लिखाया, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, यानी जो प्रणोद, देखो मैं कह रहा हूं प्रणोद का मतलब क्या है, किसी सतह पर लंबवत लगे। लंबवत का मतलब जो दाब मैं लगा रहा हूं और वो वस्तु, उन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 90 का। सिंपली मैं कह रहा हूं प्रणोद का मतलब क्या है, किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को क्या बोलते हैं, प्रणोद। ये दीवार बोलूं या ये बोर्ड बोलूं, ऐसे मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं ऐसे, यानी मेरा हाथ जा रहा है ऐसे, ये है ऐसे, और हाथ और इसके मध्य में एंगल देखो, कोण देखो तो कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री। हाँ यार, लंबवत का मतलब यही होता। सिंपली बात है, मैं कह रहा हूं ये एक दीवार है ऐसे, मैं यहां से बल लगा रहा हूं, अब मैंने प्रणोद में क्या लिखाया, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, यानी इस वस्तु पर, इस दीवार पर मैं कंटिन्यूअस बल लगा रहा हूं, यानी मेरे बल और वस्तु के मध्य एंगल कितने का, 90 डिग्री का। इसे तो बोलते कोण कितने का, 90 का। 90 का मतलब क्या होता है, में आपने लंबवत तो होता है, लंबवत तो समानांतर, ये चीजें पढ़ी होगी ना आपने। इसका मतलब किसी वस्तु पर यदि आप लंबवत बल लगाते हो तो उसका प्रणोद कहलाता है। और दाब आप कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, यानी दीवार पे ऐसे भी लगा सकते हो, या ऐसे भी लगा सकते हो, या ऐसे भी, यानी कोई फिक्स 90 का कोण नहीं है। यदि आप 90 के एंगल से लंबवत दाब लगाओगे वो हमेशा क्या कहलाएगा, सॉरी लंबवत बल लगाओगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रणोद। तो दाब क्या होता है, दाब अपने आप में प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी जिस वस्तु पर जो प्रणोद लगा है और वो वस्तु जिसका क्षेत्रफल क्या है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, दाब। या मैं बोल सकता हूं जिस वस्तु पर मैं जो बल लगा रहा हूं वो बल, और जो वस्तु है उसका क्षेत्रफल क्या है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, दाब। क्या कहलाता है, दाब। अब आप, फिर मैंने आगे लिखवाया, दाब को एक ब्लेस पास्कल नाम वैज्ञानिक हुए, उनके सम्मान में दाब की इकाई पास्कल रखी गई। क्या रखी गई, दाब को हम किस मात्रक से मापते हैं, पास्कल। जिस प्रकार हम बल को किससे मापते हैं, न्यूटन से, है ना। इसी प्रकार जो दाब होता है उसकी यूनिट क्या है, पास्कल। क्यों रखा पास्कल, क्योंकि ब्लेस पास्कल नाम के वैज्ञानिक हुए जो दाब से या प्रणोद से संबंधित जिन्होंने एक्सपेरिमेंट की, इसका उनके सम्मान में पास्कल इस यूनिट का नाम दिया गया। अब आप नीचे एक लाइन लिखो, एक पैराग्राफ मैं लिखवा रहा हूं, लिखो आप, तारा लगाकर लिखो, तारा लगाकर लिखवा। जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है, जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब, तथा वही बल जब बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो कम दाब लगाता है। चलो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप इस लोग, जब बल
छोटे क्षेत्रफल पर लगता है, जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो वह बल अधिक दाब लगाता है, तो वह बल अधिक दाब लगाता है, तथा तथा जब वह बल बड़े क्षेत्रफल पर लगता है, बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो कम दाब लगाता है, तो कम दाब लगाता है, तो कम दाब लगाता है। और इसे तारा लगा दो, जो मैंने लिखाया तारा लगा दो, मैं समझा रहा हूं, तारा लगा दो। और बोर्ड के ऊपर आओ, जो मैंने लिखा है उसे पढ़ो आप, 10 सेकंड की लाइन है, पढ़ो। अब देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने आपको लिखाया कि जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब लगाएगा, और जब बल बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो कम दाब लगाएगा। अब आप आओ वापस, मैंने क्या बोला, जब आप रेत के टीले पर या रेत के ऊपर चल रहे हो तो आपके पांव उसके अंदर धस जाते, लेकिन आप लेटे हुए हो तो आपका शरीर उसके अंदर तुलनात्मक नहीं धसता। क्यों नहीं धसता? अब लाइनिंग क्या बोली मैंने, लाइनिंग क्या लिखा, जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक लगाता है, जब बल अधिक क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कम लगाता है। देखो अब क्षेत्रफल एरिया का समझ रहे हो, देखो एरिया क्या, देखो मैं ये हूं, चलो या आप जो भी हो XYZ, अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूं तो इसके ऊपर यानी ये रेत के ऊपर मेरा क्षेत्रफल क्या है, रेत के ऊपर मेरा क्षेत्रफल क्या है, मेरे पांव का क्षेत्रफल, यही तो है। इसका मतलब एक ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ तब इस रेत के ऊपर क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर ये पूरा शरीर इसका क्षेत्रफल होगा, पूरा शरीर इसका एरिया होगा, हाँ या ना। जब व्यक्ति लेटा हुआ है तब इस रेत पर जो क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा सर क्षेत्रफल होगा, जैसा जो व्यक्ति का शरीर या बॉडी जितनी उस रेत के संपर्क में है वो पूरा क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब व्यक्ति खड़ा था उस समय क्षेत्रफल उसके 2 पांव। अब लाइन के ऊपर आओ, लाइन क्या बोल रही है, जब किसी, सॉरी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइन बोल रही है कि जब छोटे क्षेत्रफल पर बल लगता है तो अधिक दाब लगता है, यानी बल क्या लगेगा, मेरे पांव का बल, मेरे पांव में जो भार है या मेरी बॉडी का भार है। अब जब इस टिन्ने से क्षेत्रफल पर, जब इस टिन्ने से यानी छोटे क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है, सॉरी छोटे क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वो दाब क्या लगाएगा, वो दाब क्या लगाएगा, अधिक दाब क्या लगाएगा, अधिक। और अधिक दाब लगेगा, अधिक प्रेशर लगेगा तो मैं नीचे धसूंगा, हाँ या ना। सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि जब आप बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाते हो, जब आप बड़े क्षेत्रफल इतना है, जब आप बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाते हो तो दाब कम लगेगा, तो दाब कम लगेगा तो मैं अंदर धसूंगा भी कम, मैं धसूंगा भी कम। समझ में आया या ना। तो यही कारण होता है कि जो कीले होती है उसके आगे वाला भाग तीखा रखा जाता है, जो चाकू है उनको धारदार रखा जाता है, यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है वहां पे। समझ में आया। मोस्टली आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप एक हेडिंग डालो, उत्प्लावनता, एक आप हेडिंग डालो उत्प्लावनता, मैं लिख रहा हूं वो पूरा होगा। अब एक हेडिंग डालो, मैं लिख रहा हूं उत्प्लावकता, ये हेडिंग डालो आप, ये हेडिंग डालो। इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, वो आप लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। हेडिंग डालो उत्प्लावकता, हेडिंग डाला। अब इसमें आप लिखना शुरू करो, इसमें आप लिखना शुरू करो। यदि किसी बोतल को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश, यदि किसी बोतल को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं तो वह बोतल
पानी में डूब जाती हैं, लेकिन जब उस बोतल से हाथ हटाया जाता है तो वह बोतल बाहर आ जाती है, खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन पे लिखो। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। वास्तव में किसी तरल में वस्तु को डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है तथा इस उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। लिख लिया? अब आप एक लाइन छोड़ के लिखो, मैं कंटिन्यू सब चीजें समझा दूंगा, पहले आप लिख लो। एक लाइन छोड़ के लिखो। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो कि यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु द्रव पर तैरेगी तथा यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक है तो वह वस्तु डूबेगी। खड़ी पाई लगाओ और जो मैंने अभी लाइनें लिखवाई है 4, 5 या 6, 7 उसको पढ़ो। अब हम समझ रहे हैं कि भाई उत्प्लावनता क्या होता है और घनत्व क्या है क्या नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो बोर्ड के ऊपर आ जाओ। मैंने आपको हेडिंग डलवाया उत्प्लावकता, है ना, ये हेडिंग डलवाया मैंने। अब हम समझते हैं। सिंपली बोर्ड के ऊपर आओ। देखो वास्तविकता में देखें तो उत्प्लावनता अपने आप में, यदि आप किसी पानी के अंदर
तैरने की कोशिश करते हो या पानी के अंदर जैसे एंट्री करते हो आप, यानी तराई लो या बड़ा सा तालाब समुद्र, जैसे आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है तो आप पानी के अंदर जैसे ही जाओगे तो आपको अपना भार थोड़ा बहुत कम लगेगा, जो वास्तविकता में आपका भार है उसकी तुलना में कम लगेगा और आपको लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं, आपको लग रहा है हम उड़ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, यदि ये कोई पानी है, इस एरिया में कोई पर्टिकुलर पानी है, आप जैसे एंट्री करोगे आप तैरने लग गए, आप तैरने लग गए, जैसे तैरोगे यहाँ इसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पानी से बाहर पहले जो भार था उसकी तुलना में अब भार मुझे थोड़ा कम महसूस हो रहा है। कम क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि पानी इस वस्तु को या आपके ऊपर, पानी आपके ऊपर एक बल लगाता है, आपके ऊपर एक बल लगाता है, उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। सिंपली बात है, आप किसी वस्तु के, आप किसी पानी के अंदर डूब रहे हो, इसका रीजन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, आपको नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन पानी वापस ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। और आप तैरने वाली जो कंडीशन पैदा होती है, आपको हल्का महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? उत्प्लावकता के कारण। फिर मैंने आगे बताया कि कोई वस्तु तैरती है या डूबती है, ये निर्भर करता है उसके घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर। तो घनत्व क्या होता है? मोस्टली मैं फॉर्मूला लिखा हूं, आप लिख लेना। घनत्व बराबर होता है, घनत्व जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। यानी द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। सिंपली बात, मेरा जो पर्टिकुलर भार है वो मेरा द्रव्यमान है। वैसे मैंने, अब आपको पता चल गया होगा कि हम जो बोलते हैं कि मेरा भार इतने किलोग्राम, वो भार नहीं होता, वो क्या होता है? द्रव्यमान। अब तो कॉन्सेप्ट बैठ गया माइंड में कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। जो नॉर्मली मेरा जो द्रव्यमान है क्या है, जो मेरे अंदर जो हड्डियां है, जो मांस है, उसका मैं टोटल करूंगा वो द्रव्यमान। लेकिन आयतन क्या होता है? आयतन मतलब मैं कितनी जगह घेर रहा हूं, यानी मेरा द्रव्यमान और मैं जितनी जगह घेर रहा हूं उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व। वो क्या कहलाता है? वो घनत्व। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने लास्ट में आपको एक दो लाइन लिखा, इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व तरल या द्रव, तरल का मतलब लिक्विड, द्रव सेम है, मैंने द्रव लिखाया, मैंने पानी भी लिखाया, द्रव लिखाया, मतलब वस्तु किसी में भी डूब सकती है, तेल में भी डूब सकती है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो, भले पानी हो, मैंने द्रव लिखाया। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम है, यानी यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरती है, तो वस्तु तैरती है। जब किसी वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक है तो वस्तु डूबेगी, वो वस्तु डूबेगी। और अक्सर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता क्यों है? तो उसका कारण जाता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो घनत्व क्या होता है? बर्फ का द्रव्यमान बटा बर्फ का आयतन, यानी बर्फ का टोटल वेट कितना है या मास कितना है और वो कितनी जगह घेर रहा है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? घनत्व। बेसिक चीजें आगे बैठ गई दिमाग में, कोशिश करना सिंपली, मतलब मेन जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो पूरा हो गया, कुछ टर्मिनोलॉजी रही है जो मैं आज पूरी कर दूंगा। तो ये था घनत्व, और लास्ट में ये फॉर्मूला लिख लो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये लिख लो आप। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो लिखे आगे। अब लिखो आप, एक हेडिंग डालो, आर्किमिडीज का सिद्धांत। मैं बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट से, ये आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट से। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो एक हेडिंग डालो, ये पूरा हो गया उत्प्लावन का। यहाँ पे लिखो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। हेडिंग डालो, दिख रहा है सबको? बराबर इक्वल हेडिंग डालो, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत।
चलो इसको शुरू करें। एक वैज्ञानिक हुई जिनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था? आर्किमिडीज। वो अपने समय में बहुत से एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत से नए नए प्रयोग करते थे और लोगों को रुझाते थे, यानी लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे, वो ऐसी ऐसी वस्तु की खोज करते थे। लेकिन जिस समय वो अपने क्षेत्र में थे उस समय राजाओं का राजपाट चलता था। एक राजा को पता चला कि एक विद्वान व्यक्ति है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनका नाम है आर्किमिडीज। तो राजा को लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति जो मेरे से ज्यादा सम्मान पाने की चेष्टा कर रहा है, यहाँ लोग मेरे को छोड़कर उसके प्रति आकर्षित हो रहे। तब उसको बुलाया गया तो उन्होंने बोला, जी जनाब बोली क्या? तो उन्हें लगा कि तुम्हारा नाम क्या है, पूछा किया, फिर क्या करते हो क्या नहीं। तो उन्होंने बोला मैं साधारण प्रयोग करता हूँ, वो चीजें नहीं, ये चीजें। फिर राजा ने बोला कि तुम इतने वैज्ञानिक बड़े हो या खुद को प्रयोगवादी बताते हो, तो ऐसा करो, मेरा ये जो मुकुट है, इस मुकुट के अंदर जो सोना लगा हुआ है उसकी शुद्धता क्या है? तुम कैसे आंकोगे कि ये प्योर है या खराब है, क्या है क्या नहीं? मुझे शुद्धता बताओ, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। तो वो फंस गए कि भाई शुद्धता मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, इसके अंदर प्योर सोना कितना है कितना नहीं। तो वैसे राजा ने भी बोल दिया कि 2 दिन का मैं वक्त दे रहा हूँ, यदि बता सको तो बढ़िया, वरना फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो टेंशन हुई उन्हें, टेंशन हुई तो घर की ओर गए। घर की ओर गए, अपने यहाँ तो नॉर्मली नहाते लोग, लेकिन आप जर्मन, जापान, अमेरिका, यूके वहां जाओ तो लोग नहाने का तरीका होता है टब के अंदर, यानी टब के अंदर पानी सा डालते हैं पहले भरते हुए, उसे फिर उसके अंदर सो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत दौड़ा दाड़ी जो करना वो कर देते हैं। जैसे ही वो टब के अंदर एंट्री करते हैं तो वो टब के अंदर बैठते हैं, तो टब के अंदर अपन नॉर्मल बोलते हैं कि एक बाल्टी है, छोटा सा बच्चा है, बाल्टी भरी हुई, जैसे वो बच्चा उसके अंदर बैठेगा तो बाल्टी से पानी बाहर आ जाता है। जैसे वो टब के अंदर बैठते हैं तो टब से पानी बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है तो वो वहीं से भागना शुरू हो जाते हैं राजा के पास, और एक शब्द का यूज करते हैं, यूरेका 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 यूरेका, यानी मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यानी राजा ने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर मिल गया। तो भगता हुई मतलब वास्तविकता ये, कुछ बुकों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जिस नग्न अवस्था में होते हैं टब के अंदर, वहीं से भगना शुरू हो जाते हैं। खुशी इतनी होती है कि मैंने उस चीज को ढूंढ लिया कि ये सोने की शुद्धता क्या है क्या नहीं। हालांकि हम ये जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, लेकिन वो नग्न अवस्था में ही राजा के पास चले जाते हैं, बोलते हैं यूरेका 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 यूरेका, यानी मिल गया मिल गया मिल गया, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका आंसर मिल गया। तो राजा जी बोलते हैं कि पहले तुम पहन तो लो कुछ, पूरे नग्न बैठे हो तुम, फिर पहनाते कपड़े में, फिर वो सिद्धांत बताते चीज, हाँ इस तरह से वो ज्ञात कर देते हैं कि राजा के मुकुट में कितनी शुद्धता है। तो हम पहले सिद्धांत लिख लेते, फिर मैं समझा दूंगा। लिखे? चलो यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, कुछ चीजें मिल जाए तो ऐसे नग्न अवस्था में नहीं भागना कि मिल गया, ऐसा नहीं। यूरेका यूरेका यूरेका, चलो लिखो आप। चलो लिखो आप। ऐसे लिखो, डैश करके लिखो आप। आर्किमिडीज का सिद्धांत दिखा रहा हूं, देखो। जब किसी वस्तु को किसी तरल में, जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल का मतलब है लिक्विड यानी द्रव के समान, ठीक है, किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब आधा अधूरा, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती हैं, एक बल का अनुभव करती हैं, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं, नीचे डैश करके लिखो। यह जलयानों
तथा तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होती हैं तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। सिंपली बात कि हम किसी भी वस्तु की शुद्धता आंकते हैं तो उस वस्तु को किसी द्रव के अंदर डालते हैं। किसके अंदर? किसी लिक्विड के अंदर उस वस्तु को हम डालते हैं। जैसे ही वस्तु को उस द्रव के अंदर डालते हैं तो वो वस्तु जितने उस द्रव को बाहर निकालती है, द्रव की जितनी जो मात्रा इस टब से या इस वस्तु से बाहर निकलती है, उस मात्रा को कलेक्ट करके हम उस मात्रा को उसकी अशुद्धता के बराबर रखते हैं, जिससे ये ज्ञात किया जाता है कि इस वस्तु में उसकी प्योर मात्रा कितनी है या कितनी नहीं। और इसी सिद्धांत का यूज किया जाता है पनडुब्बियां जो अपने नेवी वाली होती है उनको बनाने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज किया जाता है। या हाइड्रोमीटर क्या होता है? वस्तुओं के घनत्व को मापने वाला एक यंत्र। या दुग्ध मापी क्या होता है? दूध में कितनी परिशुद्धता है उसको आंकने के लिए जितनी भी वस्तुएं बनी है, यानी हाइड्रोमीटर बना है, पनडुब्बियां बनी है या दुग्ध मापी बनी है, ये किसके ऊपर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। चलो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो भी लिख लो आप। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो लिख लो आप। इसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण आपका हो गया पूरा। चलो लिखो, एक हेडिंग डालो आप, ये पूरा हो गया। डालो हेडिंग आपेक्षिक घनत्व। ये हेडिंग डालो, लिखो इसमें लिखो आपेक्षिक घनत्व में लिखो आप। देखो, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा पानी का घनत्व का अनुपात होता है। नीचे से लिख लो, यानी मैंने क्या लिखा है? किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो ऐसे लिख लो आप, फॉर्मूला लिख लो, जैसे परिभाषा लिखी उसके नीचे लिखो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? बराबर करके लिखो किसी पदार्थ का घनत्व बटा क्या होता है? पानी का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ये होता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तब आप बोलोगे किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व। वैसे परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व वो पानी के घनत्व का अनुपात होता है। ये डेफिनेशन ध्यान रखनी। आपको पूछा जाए प्रणोद क्या होता है तो याद होना चाहिए। आपको पूछा जाए दाब क्या है, याद होना चाहिए। दाब का मात्रक क्या है, याद होना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये याद होना चाहिए। कोई वस्तु डूबती है तो उस वस्तु का उस द्रव की तुलना में घनत्व अधिक होता है या कम होता है। ये पर्टिकुलर टिन्ने से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मोस्टली जो चैप्टर था यही तक था। एक दो और पॉइंट लिखा रहा हूं, आप लिख लो। एक दो और पॉइंट लिखा, इसके अंदर लिखना आपेक्षिक घनत्व के अंदर। इसमें आप लिखो पानी का आपेक्षिक घनत्व।
पानी यानी वाटर का। और ध्यान रखना, एक दो डाटा दिखाऊंगा, ध्यान रखना। पानी का आपेक्षिक घनत्व पानी का आपेक्षिक घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व 1000 किलोग्राम, किलोमीटर कहां बोल रहा हूं। पानी का आपेक्षिक घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति मीटर क्या बोलते इसको, क्यूब यानी घन होता है। नीचे लिखो, सोने का आपेक्षिक घनत्व, सोना यानी गोल्ड, सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना हो गया ये 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये दो डाटा है, ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तब तुम बोलोगे 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और सोने का यानी गोल्ड का कितना होता है 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आपका था चैप्टर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। अधिकांश पूरा हो गया। जो मोस्टली चीजें थी वो कल वाले लेक्चर तक थी। आज वाले में जो मैंने आपको टिन्नी टिन्नी सी परिभाषाएं लिखवाई है वो आपको दिमाग में सेट करनी है। सोमवार को आपके टेस्ट होगा, सोमवार को आपके इसी चैप्टर का टेस्ट है, तो कल वाला दिन आपके लिए पड़ा है। बढ़िया तैयारी करो, मैं आशा कर रहा हूँ आप पढ़ रहे होंगे, और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो। और हम कल कौन सा टॉपिक शुरू करें इसके बारे में आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर आप मुझे बोल देना, तो मैं वो टॉपिक शुरू करूंगा जो आपके सिलेबस में हो, कि सर ये वाला टॉपिक आप शुरू कर दो, तो वो मैं टॉपिक शुरू करूंगा। और सबको मुझे बोलना है जो आपको अच्छा लगे टॉपिक, सर ये कर दो, ठीक है। पर्सनल मुझे मैसेज करना है कि सर ये वाला टॉपिक करो। चलो आज के लिए तो खूब है, ये टॉपिक हो गया। जय हिंद, धन्यवाद।